वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम आप खुद ही देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन के सीन से। अब रात का टाइम है और एक बंदा अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन आता है और वो कांस्टेबल के सामने कंप्लेंट लिखवाता है और कहता है कि सर, मेरी बीवी को प्रेगनेंसी पेन हो रहा था, इस वजह से मैं उसे एक हॉस्पिटल ले गया, लेकिन सर मेरा बच्चा माँ के पेट में ही मर गया। आगे वो आदमी गुस्से में बोलता है, सर मेरे बच्चे की मौत की वजह वही हॉस्पिटल के स्टाफ है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें सजा मिले। आप मेरी कंप्लेंट जरूर लिखिए सर। तब कांस्टेबल उसकी कंप्लेंट ले लेता है और फिर जाकर हॉस्पिटल वालों से इसके बारे में बात करता है। अब हॉस्पिटल वाले थोड़ा घबराकर बोलते हैं, सर हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, बस इस केस को रफा दफा कर दीजिए। फिर कांस्टेबल लालच में आ जाता है और पुलिस स्टेशन में उस आदमी को समझाता है कि तुम इस केस को वापस ले लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे। लेकिन वो आदमी नहीं मानता। वो गुस्से में बोलता है, सर मैंने अपना बच्चा खोया है, ये सब हॉस्पिटल वालों की गलती है, मैं उन्हें सजा दिलवा के ही रहूंगा। अब ये बात सुन के कांस्टेबल अपने सीनियर बादशाह के पास जाता है और बोलता है, सर ये आदमी नहीं मान रहा है, अब आप ही इस केस को हैंडल कीजिए। तब बादशाह उस आदमी के पास जाता है और उससे बहुत मारपीट करता है। अब वो गुस्से में उसे बोलता है, चुपचाप केस वापस ले लो, क्या तुम पैसों के बदले कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते? खैर अब मारपीट की वजह से वो बंदा बहुत जख्मी हो जाता है। तब कांस्टेबल उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब सीनियर कांस्टेबल बादशाह के पास जाता है और कहता है, अरे बादशाह तुमने ये क्या कर दिया, अगर उस आदमी की मौत हो गई तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इस पर बादशाह चिल्लाता है और बोलता है, अगर वो मर भी गया तो उसे मरने दो, ये एक जंगल का इलाका है, कहीं भी दफना देंगे। अब सीन चेंज होता है। अगले सीन में गौतम नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी माँ का फोन आता है और वो उससे पूछती है, अरे तुम अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? इस पर गौतम हकलाते हुए बोलता है, माँ मैं रास्ते में हूँ, अभी आता हूँ। और इस तरह हमें एक बात पता चलती है कि जब भी गौतम टेंशन में होता है तो वो हकलाने लगता है। अब इधर उसकी माँ भी ये चीज ऑब्जर्व करती है और उससे पूछती है, बेटा किस बात की टेंशन है तुमको? तब गौतम बोलता है, नहीं माँ कोई टेंशन नहीं है, और जल्दी से फोन काट देता है। अब उसका एक फ्रेंड गौतम को कॉल करता है और उसे इनवाइट करता है। वो बोलता है, अरे यार सारे दोस्त हमारे आ गए हैं और बियर भी आ गई है, पर तुम कहाँ हो? गौतम हकलाते हुए जवाब देता है, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब उसका फ्रेंड भी उससे पूछता है, तुम टेंशन में क्यों हो? गौतम फिर बोलता है, नहीं यार बस दूसरी जगह काम पर आया हूँ, और फिर फोन काट देता है। इस तरह से जब गौतम अपनी कार में जा रहा होता है तभी अचानक एक बाइक वाला अचानक से उसकी कार के सामने आ जाता है और उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब घबराया हुआ गौतम अपनी कार से उतरकर उस आदमी के पास जाता है उसे देखने के लिए। फिर गौतम को पता चलता है कि बाइक वाले आदमी की मौत हो गई है। ये देखकर गौतम और ज्यादा घबरा जाता है। अब वो उस आदमी की बाइक को फेंक देता है और उसकी डेड बॉडी को अपनी कार की डिक्की में रख लेता है। फिर वो सोचता है कि वो किसी सुनसान जगह जाके उस बॉडी को फेंक देगा या दफना देगा। इसी दौरान उस आदमी की चप्पल वहीं गिर जाती है, पर गौतम इस बात को नोटिस नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। अब फाइनली गौतम एक सुनसान जगह पर अपनी कार रोकता है और अपनी कार की डिक्की ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डिक्की खुलती ही नहीं है। तभी एक आदमी वहां आता है और गौतम से एक माचिस मांगता है। गौतम उस आदमी को माचिस दे देता है। अब वो आदमी गौतम की शर्ट पर लगे खून के धब्बों को देख लेता है और पूछता है, क्या हुआ? इस पर गौतम बोलता है, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन वो आदमी फिर भी गौतम को शक की नजर से देखता है। अब गौतम टेंशन में बोलता है, मैंने बस टॉयलेट करने के लिए अपनी कार यहाँ रोकी थी, और इसके बाद गौतम वहाँ से निकल जाता है। अब इधर दूसरी तरफ बादशाह और कांस्टेबल कुछ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं। फिर जब गौतम अपनी कार लेकर एक जगह पहुँचता है तो दूर से ही पुलिस वालों को देखकर अपनी कार रोक लेता है। तभी वो अपनी शर्ट चेंज करता है क्योंकि जो शर्ट उसने पहनी थी उसमें खून के धब्बे थे। अब वो जल्दी से अपनी कार लेकर बिना रुके वहाँ से निकल जाता है। पुलिस वाले ये सब देख लेते हैं और तुरंत बाकी पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करते हैं, एक पीली कार आगे आने वाली है, उसको रोक दो।
अब जैसे ही मैसेज मिलता है, बादशाह और कांस्टेबल आगे उसी की कार का इंतजार करते हैं। फिर जब गौतम बादशाह के पास ड्राइव करते हुए आता है तो बादशाह और कांस्टेबल उसकी कार को रोक लेते हैं। अब गौतम दारू पीने का नाटक करता है और बोलता है, सर मैंने दारू पी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन गौतम जो कि पहले से ही टेंशन में होता है, हकलाने लगता है। बादशाह इस बात पर शक करता है और अपने कांस्टेबल से कहता है, इसकी कार की चेकिंग करो। अब जैसे ही कांस्टेबल गौतम के कार की डिक्की ओपन करने ही वाला होता है, गौतम उसे रोकने के लिए बादशाह को एक थप्पड़ मार देता है। इस पे बादशाह बहुत गुस्से में आ जाता है। वो गौतम और उसकी कार को पुलिस स्टेशन ले जाता है। स्टेशन पहुंचते ही बादशाह गौतम को बहुत बेरहमी से मारने लगता है। तभी सारे पुलिस ऑफिसर्स बादशाह को रोकने लगते हैं। सीनियर ऑफिसर भी बादशाह को डांटते हुए बोलता है, बादशाह तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने एक आदमी को मारा है। खैर इसके बाद बादशाह सोचता है कि अब वो गौतम को किसी न किसी केस में फंसा कर ही रहेगा, क्योंकि उसे गौतम से बदला लेना था। अब वो अपने कांस्टेबल से बोलता है, स्टेशन में जो ड्रग्स है वो गौतम की गाड़ी में रख दो। लेकिन तभी सीनियर कांस्टेबल वहां आकर बादशाह को रोकता है और बोलता है, ऐसा मत करो, अगर स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई तो ऐसा हमें ही डांटेगा, तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, मासूम लोगों को फंसाने से हमारे लिए प्रॉब्लम ही होगी। अब उसी वक्त एसआई नागराज का फोन आता है और वो बोलता है, एक जगह पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, तुम लोग तुरंत यहाँ आ जाओ। अब बादशाह और कुछ कांस्टेबल उस एरिया में पहुँचते हैं और सच में वहाँ एक डेड बॉडी होती है और किसी ने उस लड़की को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। अब नागराज वहाँ आकर डिटेल्स पूछता है तो कांस्टेबल कहता है, सर इस लड़की की बैग में एक आईडी मिली है, इसका नाम निवेता है, लेकिन बैग में इसका फोन नहीं है, शायद फोन किसी चोर ने ले लिया होगा। नागराज तुरंत बोलता है, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, वो बंदा इसी रास्ते से निकला होगा। खैर इसके बाद एसआई नागराज वापस पुलिस स्टेशन आता है। अब वो गौतम को देखता है और कांस्टेबल से पूछता है, ये कौन है? कांस्टेबल बोलता है, सर इसी बंदे ने बादशाह सर को एक थप्पड़ मारा था, इसलिए बादशाह सर ने इसे यहाँ बैठा दिया है। अब ये सुनकर नागराज मुस्कुराता है और गौतम से कहता है, बेंच पर बैठ जाओ। ये बात बादशाह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ भूल नहीं पाता क्योंकि वो नागराज का जूनियर था। हालांकि हमें यह एक बात पता चलती है कि बादशाह और नागराज एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इधर एसपी नागराज से बोलता है, कल सुबह तक इस लड़की के मर्डरर को पकड़ लो, वरना हमारे स्टेशन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और मीडिया को भी ये बात पता चल जाएगी। इस पर वो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, सर मैं 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व करके ही रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब थोड़ी देर बाद पुलिस वाले निवेता के माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलवाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल गई थी कि निवेता अपने घर में नहीं बल्कि अपने माँ बाप से अलग एक किराए के घर में रह रही थी। साथ ही नागराज रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कांस्टेबल को बोलता है और एरिया के लोकल गुंडों से पूछताछ करने के लिए भी कहता है। थोड़ी देर बाद निवेता के माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं बताया जाता कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। इसी दौरान एक अजीब चीज होती है, जैसे ही गौतम निवेता के माँ बाप को देखता है, वो चुपचाप उठकर पीछे के रास्ते से पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाता है। इधर पुलिस निवेता के माँ बाप से अलग अलग सवाल करती है, जैसे वो घर के बाहर क्यों रह रही थी। इस पर निवेता के माँ बाप जवाब देते हैं कि हमने इतनी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया ताकि वो अच्छी नौकरी कर सके, लेकिन उसने समाज सेवा का रास्ता चुन लिया। फिर उसका पिता बताता है कि निवेता छोटे और गरीब बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। इस बात पर मैंने उस पर हाथ उठा दिया और वो वहाँ से चली गई। यहाँ तक कि उसकी माँ उसे लेने भी गई थी, पर वो लौटकर नहीं आई। फिर एक और बात सामने आती है, जब निवेता को ये पता चलता है कि कुछ बच्चों के पास पैसे न होने के कारण वो उसके घर पढ़ने नहीं आ सकते, तो उसने अपने कंगन बेचकर 10 मोबाइल फोन्स खरीदे और उन फोन्स को उन बच्चों में बांट दिया ताकि वो उन्हें ऑनलाइन पढ़ा सके। अब इधर निवेता के माँ बाप पुलिस से पूछते हैं, ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तब पुलिस उन्हें उनकी बेटी के मौत के बारे में बताती है। ये सुनते ही निवेता के माँ बाप वहीं पुलिस स्टेशन में फूट फूट कर रोने लगते हैं। इनकी हालत देखकर नागराज एक कांस्टेबल से कहता है, इन दोनों को घर छोड़ आओ। इसी दौरान बादशाह वहीं पर होता है और वो देखता है कि गौतम वहाँ नहीं है। अब वो पीछे के रास्ते जाकर देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है
कि गौतम वॉशरूम में है। तभी बादशाह तुरंत गौतम को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब जैसे ही गौतम वॉशरूम से निकलता है, उसकी नजर निवेता के माँ बाप पर पड़ती है, जो स्टेशन से जा रहे होते हैं। अब वो निवेता के माँ बाप के जाने के बाद ही बाहर आता है और बादशाह उसे दोबारा पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। इतना ही नहीं, बादशाह को ये भी लगता है कि गौतम फिर से भाग न जाए, इसलिए उसकी गाड़ी के चारों टायर्स पंक्चर कर देता है। साथ ही इधर गौतम की गाड़ी की डिक्की से खून लीक होने लगता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलती। अब दूसरी तरफ पुलिस सीसीटीवी फुटेज और लोकल गुंडों की मदद से ये पता लगा लेती है कि निवेता को बालू नाम के गुंडे ने मारा है। और तो और सीसीटीवी में पुलिस को ये भी दिखाई देता है कि बालू के हाथ में निवेता की गोल्ड चेन है। इसी दौरान एक और ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि निवेता की गोल्ड चेन गौतम के पास भी होती है और गौतम उस चैन को घूस में देते हुए एक कांस्टेबल से फोन मांगता है, ये कहकर कि बस 2 मिनट कॉल करना है। खैर, इधर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ बालू दिखाई देता है, लेकिन वो कहाँ गया ये नहीं दिख पाता। वहाँ एक ही रोड होती है और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अब पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि बालू आखिर गया कहाँ। इसलिए अब 2 कांस्टेबल उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक चप्पल मिलती है, जो वही चप्पल होती है जो बालू की थी। ये वही चप्पल थी जो गौतम से गिर गई थी जब वो बाइक वाले की बॉडी को ले जा रहा था। इसका मतलब ये समझ आता है कि बाइक वाला ही बालू था। अब वो चप्पल पुलिस स्टेशन लाया जाता है और बालू की बीवी और उसके बच्चे को भी बुलाया जाता है। अब जैसे ही चप्पल दिखाई जाती है, बालू का बेटा तुरंत उस चप्पल को पहचान लेता है और कहता है, ये तो मेरे पापा की चप्पल है। अब चप्पल पर खून लगा होता है। बालू की बीबी घबराकर पूछती है, मेरे पति को क्या हुआ, और वो वहीं पुलिस स्टेशन में रोने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस को बालू के एक्सीडेंट के निशान मिलते हैं। उन्हें खून और टायर के मार्क्स भी मिलते हैं, जो बालू की बाइक और गौतम की कार के होते हैं। अब पुलिस ये बात समझ जाती है कि बालू का एक्सीडेंट किसी कार से हुआ था। फिर उसकी लाश को जरूर कार की डिक्की में रखा गया होगा, क्योंकि खून के निशान किसी बॉडी को घसीटने के जैसे थे। इसी बीच पुलिस को एक और क्लू मिलता है। उन्हें कार की लेफ्ट साइड का शीशा तोड़ा हुआ मिलता है। अब बाकी पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि उस कार की तलाश की जाए जिसका लेफ्ट हेडलाइट टूटा हो। इधर वॉकी टॉकी के जरिए गौतम पुलिस स्टेशन में सारी खबर सुन लेता है। अब वो अपनी कार की टूटी हेडलाइट देखकर अपने आप को बचाने के लिए एक डंडा उठाता है और कार को जानबूझ के और तोड़ने लगता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है, मेरी गाड़ी अनलकी है इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ। अब सारे पुलिस वाले वहाँ आकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन गौतम किसी तरह उन्हें रोक लेता है। खैर, अगले सीन में हमें पता चलता है कि जहाँ बालू का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ एक वॉलेट मिलता है और वो वॉलेट किसी और का नहीं बल्कि गौतम का होता है। बादशाह जब वो वॉलेट देखता है तब नागराज भी वहाँ होता है। अब नागराज को लगता है कि बादशाह जानबूझकर गौतम को फंसाना चाहता है। इसी वजह से नागराज बादशाह की बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो बादशाह को वहीं छोड़कर पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। अब इधर पुलिस स्टेशन में गौतम देखता है कि उसकी कार से खून लीक हो रहा है और खून के निशान लोगों के चलने के कारण पूरे पुलिस स्टेशन में बन गए हैं। तभी गौतम नागराज को स्टेशन के अंदर आते देखता है और जल्दी से वहाँ पानी गिरा देता है। फिर वो मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक करता है। गौतम की ये हालत देखकर पुलिस वाले उसे संभालते हैं और इधर जो पानी गिरा था उसकी वजह से सारे खून के निशान साफ हो जाते हैं। अब एक कांस्टेबल बोलता है, इसको छोड़ दो, ये खुद ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गौतम ठीक हो जाता है। जब एक कांस्टेबल पानी साफ कर रही होती है तब उसे थोड़ा सा खून दिखाई देता है, लेकिन गौतम ने इसका भी सॉल्यूशन पहले से ही सोच रखा था। उसने मिर्गी का नाटक करने से पहले अपने पैर को एक कुर्सी की कील में ठोक दिया था, जिससे थोड़ा खून निकल आया था। कांस्टेबल सोचती है कि ये खून गौतम का ही है और वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। इधर नागराज गौतम की हालत देखकर एक कांस्टेबल से बोलता है, इसको छोड़ दो, बादशाह के पागलपन की वजह से हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। कांस्टेबल नागराज का ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन वो गौतम से 25,000 की डिमांड भी करता है। अब गौतम के पास कैश नहीं होता, लेकिन उसके पास ऑनलाइन पैसे होते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर कांस्टेबल ऑनलाइन पैसे लेता तो ये करप्शन सबके सामने आ जाता। इसलिए वो गौतम से बोलता है, एटीएम से जाके कैश निकाल कर लाओ।
गौतम तुरंत स्टेशन के बाहर निकलता है, लेकिन देखता है कि उसकी गाड़ी के टायर्स पंक्चर हैं। अब दूसरा कांस्टेबल बाहर आकर उसे अपनी बाइक देता है। इसके बाद गौतम एटीएम पहुंचता है और वहां हमें पता चलता है कि गौतम के पास निवेता का फोन है। गौतम फोन को ऑन करता है और उसमें से कुछ ऑडियो और वीडियोस बादशाह के नंबर पर भेज देता है। इधर बादशाह उन अननोन वीडियोस और ऑडियोस को देखकर हैरान हो जाता है। अब बादशाह तुरंत कांस्टेबल को कॉल करके बुलाता है। इधर निवेता का फोन ट्रैकिंग पर लग चुका होता है। जैसे ही निवेता का फोन ऑन होता है, नागराज को तुरंत इसकी खबर मिल जाती है और उसे पता चलता है कि फोन की लोकेशन पुलिस स्टेशन के आसपास ही है। इसलिए नागराज ट्रेस करते करते फोन के पास जाने लगता है। इसी दौरान उसका सामना गौतम से होता है, जो भागने की बजाय खुद नागराज के पास आता है। खैर, अब ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और नागराज गौतम को हथकड़ी लगाकर एक जगह बांध देता है। इधर वो उसके फोन भी ले लेता है। अब इसके बाद नागराज सबको पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के लिए बोलता है और जैसे ही स्टेशन खाली होता है, वो गौतम के कार की डिक्की चेक करता है तो उसको वहाँ बालू की लाश मिलती है। अब नागराज अंदर आता है और गौतम से बोलता है, मुझे वो फोन चाहिए जो निवेता का है। मैं तुझे छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तूने ही बालू को मारा है। तब गौतम मजबूरी में नागराज को वो फोन दे देता है। फोन मिलते ही नागराज तुरंत एक कांस्टेबल को बुलाता है और उसे लिखने के लिए बोलता है। बालू ने चेन के लिए निवेता को मारा और वहाँ से भागते वक्त एक गाड़ी से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई और बालू की लाश अब भी उस गाड़ी की डिक्की में है, जो गाड़ी गौतम की है। अब अपना नाम सुनकर गौतम नागराज से कहता है, आपने तो कहा था कि आप मेरा नाम इस केस से निकाल दोगे। इसके जवाब में नागराज बोलता है, मुझे प्रमोशन चाहिए, और गौतम को जेल में बंद कर देता है। फिर सुबह होती है और एंट्री होती है इंस्पेक्टर अर्जुन की, जो नागराज से भी अपर पोजीशन पर होता है। अर्जुन जैसे ही बालू की लाश गौतम की कार की डिक्की में देखता है, वो अपने कांस्टेबल से प्रेस को बुलाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन के बाहर प्रेस वालों को देखते हैं, जहां अर्जुन केस की डिटेल्स प्रेस को देने वाला होता है। ठीक उस वक्त बादशाह चुपचाप पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और कंप्यूटर पर कुछ चीजें चेक करता है। इधर इसी दौरान अर्जुन प्रेस वालों को बालू की लाश दिखाने जा रहा होता है। तभी अचानक गौतम मौका देखकर वहां आता है और एक फोन मीडिया को दिखाता है। वहां वो बोलता है, इस फोन में सारे सबूत है, मैंने कुछ नहीं किया। असल में बात ये थी कि बालू के पास निवेता का फोन था। एक्सीडेंट के बाद गौतम ने वो फोन बालू से ले लिया था और अपने फोन में निवेता का वॉलपेपर लगा दिया था ताकि उसका फोन निवेता का लगे। और जब गौतम ने कांस्टेबल को नागराज के कहने पर फोन दिया था, वो उसका खुद का फोन था। जो रिकॉर्डिंग्स गौतम ने बादशाह को भेजी थी, वो रिकॉर्डिंग्स उसने निवेता के फोन से भेजी थी। खैर, अब ये सब जो हो रहा था, तब मामला और बिगड़ न जाए, इसलिए अर्जुन वो फोन गौतम से छीन लेता है और नागराज और गौतम दोनों को जेल में डाल देता है। तभी इधर बादशाह वो रिकॉर्डिंग अर्जुन को सुनाता है और निवेता का असली फोन दिखाता है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक दिन निवेता कुछ बच्चों को वीडियो कॉल पर ऑनलाइन पढ़ा रही होती है। इसी दौरान एक गरीब की छोटी बच्ची सड़क के पास कुछ लेने जा रही होती है। तभी नागराज अपनी गाड़ी से नशे में उस बच्ची को ठोक देता है और उसे घसीट कर ले जाता है। इसके बाद बच्ची के माँ बाप आते हैं और नागराज से कहते हैं, आपने मेरी बेटी को मार दिया। तब नागराज उन्हें धमकाता है और बोलता है, तुम्हारी बड़ी बेटी को भी मार दूंगा, इसलिए ये केस बंद कर दो। इधर सारी बात निवेता के फोन में रिकॉर्ड हो चुकी थी, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास ले रही थी। खैर, दूसरी तरफ नागराज वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निवेता बच्ची के माँ बाप से कहती है, मैं आपको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी। इधर नागराज को निवेता के बारे में पता चल जाता है और वो बालू को बोलता है, तुम निवेता को मार दो। उस वक्त बालू ने नागराज की बात रिकॉर्ड कर ली थी। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इधर जेल में गौतम नागराज को एक हैरानी वाली बात बताता है, मैंने बालू को जानबूझकर मारा था। मैंने उसे अपनी गाड़ी से ठोक दिया था और उस वक्त बालू मरा नहीं था, लेकिन मैंने उसके सिर पर वार करके उसको मार दिया। और हमें पता चलता है कि गौतम जानबूझकर पुलिस स्टेशन आया था, ये प्रूव करने के लिए कि नागराज और बालू का क्या कनेक्शन है। इधर मीडिया वालों को पुलिस वाले समझाते हैं कि आप लोग गौतम की बात को टेलीकास्ट मत करिए, लेकिन मीडिया वाले फिर भी सारी बातें न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट कर देते हैं।
कि नागराज ने ही लड़की का मर्डर करवाया है। अब इधर अर्जुन का हायर ऑफिसर ये न्यूज देखता है और उसको कॉल करके डांटता है। फिर अर्जुन घबराते हुए बोलता है, सर हमने नागराज को बंद कर दिया है। इधर बादशाह गौतम की हथकड़ी खोल देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अर्जुन भी वहाँ आता है और बोलता है, जो कुछ हुआ तुम भूल जाओ, बाहर जाकर मीडिया वालों से कुछ मत बोलना। अब कहानी की एंडिंग में और बड़े राज खुलते हैं। असल में निवेता और कोई नहीं बल्कि गौतम की बहन थी। जब नागराज निवेता को टॉर्चर कर रहा था तो निवेता सारी बातें अपने भाई गौतम को बताती है और वो कहती है, भैया मैं पुलिस स्टेशन में बड़े ऑफिसर के पास जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। तभी रात में गौतम अपनी बहन के पास जाता है। वो पीछे गाड़ी में होता है। तभी निवेता उसको कॉल करके बोलती है, भैया कोई मुझे फॉलो कर रहा है, और वीडियो कॉल के थ्रू सब बताती है। लेकिन इसी दौरान बालू निवेता को मार देता है और ये सारी बातें गौतम वीडियो कॉल के थ्रू देख लेता है पर कुछ कर नहीं पाता। तभी गौतम की माँ और उसका फ्रेंड उसको कॉल करते हैं, जो स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। खैर इधर गौतम सोच लेता है कि बालू उसी रास्ते से आएगा और वो अपनी बहन की मौत का बदला उससे लेकर ही रहेगा। इस तरह वो उसका वेट करता है और जैसे ही बालू वहाँ आता है वो उसको मार देता है। और इसी के साथ हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।